सबसे पहली जो डेफिनेशन इसमें आती है वो सेट क्या होते हैं और उसका यूज क्या है। ये दो क्वेश्चन के पहले आंसर सुन लो। तो सेट की एक सिंपल वन लाइन वाली डेफिनेशन ये है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। ठीक है, अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या कोई ऐसी चीजों के बारे में हमसे पूछ रहे हैं जो वेल डिफाइंड है, जिनके बारे में हम लोग श्योर हैं कि ये कैटेगरी में ये चीजें आती हैं, ये वैल्यू आती हैं, या ये नाम आते हैं, या ये ऑब्जेक्ट आते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके जो ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं सेट। जब हमें किसी कैटेगरी में वैल्यूज को लिखना होता है तो 1 2 3 तक तो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू होंगी तो हमको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर का ग्रुप तो 1 से शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो अगर हमें वो सारे नंबर यहाँ पे दिखाने हैं तो हम उसको सेट में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो स्टेट्स का कैपिटल है उनको अगर लिखेंगे तो वो भी वेल डिफाइंड है कि नहीं है, बताओ। तो इस जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर आएगा जिन जिनको याद होगा तो बिल्कुल सही होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 2 स्टूडेंट का आंसर अलग हो और 2 का अलग हो, ऐसा तो नहीं है। तो जिन क्वेश्चन के आंसर एक ग्रुप के द्वारा फिक्स आंसर किया जाए कि हम श्योर हैं इसमें यही आएंगे, तो वो हो जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, सेट। मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जितनी रिवर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे, फिक्स हो जाएगा। अगर मैंने इसी में एक क्वेश्चन, मतलब रिवर ऑफ इंडिया फिक्स है ना, सब लोग श्योर हैं कि ये नाम होंगे, वो आप लिख सकते हैं। अगर मैंने ऐसे पूछा कि टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो अब इसका आंसर मैं अगर आप लोगों से लिखवाऊंगा तो क्या सबके आंसर सेम आएंगे, तो ये सेट नहीं है। टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया सेट नहीं है। ऐसे ही मैंने कहा 3 बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो राइटर्स हैं, जो पुराने हुए हैं अभी हैं, अगर उनके नाम लिखेंगे तो किसी की नज़र में कोई अच्छा होगा, किसी की नज़र में कोई। जैसे क्रिकेट प्लेयर में ही कोई कहेगा कि भाई मेरे हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, दूसरा बोलेगा मेरे हिसाब से धोनी बेस्ट है, तीसरा बोलेगा नहीं मेरा तो विराट कोहली है। तो ऐसे सबके ओपिनियन अलग अलग हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। आ गई बात समझ में। अगर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, तो स्कूल में जो लेटर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, SCHOL, तो सारे स्टूडेंट यही आंसर देने वाले हैं। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, आ गया समझ में। तो जो फिक्स होते हैं, जो सबकी नजर में एक ही फिक्स आंसर है, तो वो सेट है। जहां डाउट होता है, जहां अलग अलग आंसर हो जाते हैं, वो सेट नहीं है। इसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट को यूज किया जाता है और इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर को यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। अगर मैंने कहा कि
ए सेट ऑफ वॉवेल्स है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल्स में कौन कौन से आ जाएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अब मैं आपसे पूछता हूं, डज ई बिलोंग्स टू ए और नॉट? क्या लेटर ई सेट ए में है तो हम लिख देंगे ई बिलोंग्स टू ए। और अगर मैंने पूछा डज एफ बिलोंग्स टू ए और नॉट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एफ नॉट बिलोंग्स टू ए। ये दो तीन बातें समझ में आई सभी को? सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, अभी बताऊंगा आगे, पहले ये बेसिक इसका लिख लें, ठीक है। चैप्टर 1 सेट की हेडिंग नंबर 2 है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड को यूज करते हैं? तो टू मेन मेथड होते हैं जिनमें सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई ग्रुप है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, नंबर का, वैल्यूज का, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसमें पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दोनों फॉर्म में एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में जब कोई भी सेट को लिखा जाएगा तो उसमें एंट्री न्यूमेरिकल फॉर्म या जो भी वैल्यू फॉर्म है उसमें लिखी जाएगी और कॉमा से सेपरेट होगी, कॉमा से सेपरेट होगी। इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब है एक लाइन से लिखे जाएंगे और कॉमा के साथ सेपरेट करे जाएंगे। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विथ ब्रेसेस। ब्रेसेस मतलब कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट से, ठीक है, करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल है, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इज इममटेरियल। इसका मतलब है कि आपने जैसे भी ऑर्डर में उनको लिख दिया है, अगर आप ऑर्डर चेंज भी करते हैं तो उसको नई वैल्यू नहीं माना जाएगा, नया मेथड नहीं माना जाएगा। परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है कि ए ई आई ओ यू अलग हो गया और ई ए आई ओ यू है वो अलग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेट में अगर आप वैल्यू आगे पीछे भी लिख देते हैं तो यहाँ पे कंसीडर क्या किया जाता है कि वैल्यू जो लिखी है वो सारी वैल्यू सेम है या नहीं है। तो ये वैल्यू अगर सारी सेम टू सेम है तो हम इसको भी आंसर कह सकते हैं और इसको भी आंसर कह सकते हैं, दोनों सही है। क्या कह रहे हैं ये? कैसे सेट है? इक्वल सेट। इतनी बात समझ गए? अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, वैल्यू इधर उधर कर दें, अच्छा गलत कब होगा? अगर इसमें कोई एक वैल्यू इसमें से नहीं लिखी है, इधर 5 वैल्यूज लिखी हैं, 5 लेटर लिखे हैं और इधर कितने लिखे हो मान लो 4 या 6, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर आगे पीछे है, पूरी की पूरी वैल्यू है, तो वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। ये वर्ड लिखा है ना इममटेरियल, इममटेरियल का मतलब है यूनिक, वो चेंज नहीं होगा, उसका आंसर वही माना जाएगा। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे समझ लो कि ये लैंग्वेज फॉर्म है। जब भी सेट को लैंग्वेज फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म उसको बोला जाता है। इन दिस मेथड द वैल्यूज या एलिमेंट ऑफ एनी सेट आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट possessed by any element outside the set।
मतलब इस तरह की लैंग्वेज में लिखना है कि उस लैंग्वेज में जो रोस्टर फॉर्म के सारे एलिमेंट हैं वो आ जाएं। ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएं। अगर लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो गलत है। लैंग्वेज ऐसी लिखनी है जिससे उसके सेट के सारे वैल्यूज को क्या करें, सेटिस्फाई। जैसे इसको लिखने का तरीका, ए से रिप्रेजेंट हो गया करली ब्रैकेट एक्स सच दैट, ये सच दैट का साइन लगेगा और इसके बाद क्या है, ये एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये लैंग्वेज फॉर्म आ गई क्या नहीं, और ये लैंग्वेज फॉर्म है, वर्ड फॉर्म है, तो लैंग्वेज फॉर्म हो गई, उसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको रीड करने का मेथड भी यहाँ पे लिख के बताया गया है। क्या ये दोनों फॉर्म समझ में आ गई? अगर हम लोग मेन मोटिव की पूरा टारगेट जो पढ़ा है उसका मेन आउटपुट की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँगा कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू या सेट को जो भी रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट हैं वो कॉमा से सेपरेट करके लिखोगे तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और जब उसको लैंग्वेज में लिखोगे एक्स सच दैट एक्स करके लिखोगे तो वो कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द सेट। तो ये टाइप अगला टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारे टाइप आएंगे, तो ये सारे टाइप में एक साथ समझा दूंगा, इसलिए पहले आप लोग एक काम करें, ये नोट कर लें इतना। लोग टाइप्स ऑफ सेट, किस किस टाइप के सेट हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस में आएंगे, वो सारे टाइप अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट इज नल सेट, जिसका दूसरा नाम एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट कौन सा होता है? अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। If there is no element in a set, then we will call that it is null set or empty set. सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो नल सेट या एम्प्टी सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ब्लैंक बनता है, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट बनाया जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, और इसको फाई से भी डिनोट करते हैं। इसके दोनों रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिंबल फाई या फिर करली ब्रैकेट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप देखो यहाँ पर ये जो सेट है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रियल। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। स्क्वायर हटा के रूट लेंगे तो क्या आएगी अंडर रूट में, -1। ये कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है ना ये वाली। तो क्या यहाँ पर सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो रियल आएगा? बोलिए, क्या यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके और x की रियल वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। तो हम a इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर कि ये एम्प्टी सेट होगा या फिर ये फाई। हेयर a इज एन एम्प्टी सेट। आ गया समझ में? जैसे मैं एक और एग्जांपल वैसे ही बता दूं कि अगर मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोला तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ऐसे बोलता हूं कि सेट ऑफ ऑल वुमेन्स इन अ मैन क्रिकेट टीम। बताइए, सेट ऑफ ऑल वुमेन इन अ मैन क्रिकेट टीम कितनी होंगी? हाँ, एक भी नहीं होंगी ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा सेट है?
एम्प्टी सेट या फिर 5। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। आ गया समझ में? यहाँ पर भी जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके x की वैल्यू कैसी आई? इमेजिनरी। और यहाँ पे क्या लिखी है? रियल। तो क्या कोई रियल नंबर है जो इमेजिनरी हो सकता है? नहीं है। तो इसमें भी क्या आ गया? एम्प्टी सेट 5। ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? देखिए, जैसा कि नाम में लिखा है सिंगल, दो सेट इन विच या विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट आर कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट में ओनली वन एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे a इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है? सेट के अंदर 5। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा a इक्वल टू x सच दैट x लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर। तो x 2 से स्मॉलर है और नेचुरल नंबर है। तो मुझे बताओ 2 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। आ गया समझ में? कोई डाउट है? फाइनाइट सेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर काउंटेबल, फाइनाइट, फिक्स, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर अनकाउंटेबल, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। समझ आ गया? दोनों सेट का अगर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ तो मान लीजिए मैंने अगर ए सेट में फाइनाइट सेट के लिए मैंने 1 2 3 4 नेचुरल नंबर लिख दिए 4 तक, तो ये फाइनाइट है। और इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल सेट बी है। मान लीजिए मैंने बी में अगर 1 2 3 4 के बाद क्या लगा दिया? डैश डैश डैश, तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर? तो मैं लैंग्वेज में भी बता देता हूँ। अगर मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से लेस ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? बोलो। 1 3 5 7 9। और अगर मैंने बोला सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बोला सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, तो एक प्लेन में कितने ट्राइंगल बना सकते हो? इनफाइनाइट। छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े कितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? इक्वल सेट। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है? टू सेट आर सेट टू बी इक्वल ओनली व्हेन ऑल देयर एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर टू सेट में हर एक एलिमेंट इक्वल है तभी उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। अगर वन एलिमेंट भी डिफरेंट हो गया तो वो इक्वल सेट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्वल। अगर सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है तो ए में 3 एलिमेंट है तो बी में भी कितने होंगे? 3 होंगे। अगर मैंने सेट ए बोला कि सेट ए है पी क्यू आर एस और सेट बी पी क्यू आर, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। और अगर सेट बी मैंने बोला पी क्यू आर एस तो इक्वल है। ठीक है, समझ गए? और अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अनइक्वल। तो ये ए नॉट इक्वल टू बी। इक्वल सेट को इक्वल टू बी, अनइक्वल सेट को ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इक्विवेलेंट सेट। समझो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे लेकिन उनकी वैल्यू सेम नहीं होंगी, उनको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं।
जैसे सेट ए में लिखा है 1 2 3 और सेट बी में लिखा है ए बी सी, तो ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल बट देयर वैल्यूज आर अनइक्वल, may or may not be equal, then such type of sets are called equivalent set. लिखा हुआ है ना, चेक कर सकते हो। ए सेट में 1 3 5 7, बी में 10 12 14 16, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट। और ये एन ए एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं क्या? अगर 2 सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे, हमेशा होंगे। लेकिन अगर 2 सेट इक्विवेलेंट हैं तो क्या वो इक्वल सेट होंगे? ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्या ये इक्वल सेट है? नहीं है, तो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट, इक्वल सेट एलिमेंट्स आर इक्वल देयर वैल्यूज आर इक्वल, इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल बट देयर वैल्यूज मे और मे नॉट बी सेम। नेक्स्ट सबसेट, सबसेट को समझ लो ध्यान से। कोई भी एक सेट दे दिया जाए और उस सेट में से जितने नए नए सेट बनते हैं वो क्या है, सबसेट। जैसे ये ट्री है जो हमारे बिल्डिंग के जस्ट बगल में लगा हुआ है, ये नीम का पेड़ है, इसको क्या बोलेंगे, सेट। और इसमें से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं वो सारी ब्रांचेस क्या है, इसका सबसेट। तो जब किसी एक सेट में से जितने भी नए सेट प्रोड्यूस होते हैं उन सारे सेट को क्या बोलते हैं, सबसेट। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें दिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको भी देख लो जरा। ये कि देखिए, इफ एनी टू सेट ए एंड बी आर सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। ये जो साइन है C बना हुआ है उसके नीचे इक्वल लगा हुआ है, ये किसका साइन है, सबसेट का। और सबसेट की एक कंडीशन है, A बिलोंग्स टू A इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B, मतलब अगर A सेट A में है तो सेट B में भी होना चाहिए। ठीक है, इसको रीड करना भी यहाँ पे लिखा गया है, कैसे रीड करेंगे, A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B, set B। अच्छा, इसमें आगे क्या लिखा है, if A is not subset of B then we write A not subset B। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए एक सेट है बी, बी पहले डेफिनेशन के हिसाब से, और बी में है ए बी सी। अगर मैं इसमें से ऐसे सेट बनाता हूं जैसे फाइव, फाइव का मतलब क्या है, इसके सबसेट पता है क्या क्या हो जाएंगे, फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, एक भी एलिमेंट नहीं लिया, तो फाइव क्या है, सबका सबसेट होता है। किसी भी सेट में ये कंडीशन हो सकती है क्या कि हम एक भी नहीं ले रहे और ब्लैंक बना रहे हैं, तो वो सबके लिए वैलिड है। कितने भी सेट दिए हो, अगर हम नहीं ले रहे तो वो एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट भी एक सेट होता है, तो वो सबका सबसेट होता है। और क्या आएगा इसमें से, एक सिंगल एलिमेंट वाले कौन कौन आएंगे, सिंगल एलिमेंट वाले सेट बोलिए, ए एलिमेंट बी एलिमेंट सी, पेयर वाले ए बी बी सी और सी ए, और थ्री एलिमेंट वाले
ए बी सी, तो ये सभी क्या हैं, इसके सबसेट है। अच्छा, इन सारे सबसेट को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट कर लूं तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में जरूर है? ये वाली लाइन बता रहा हूं मैं, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको जब मैं अपने तरीके से बता रहा हूं तो तुम्हें आसान लगेगा, क्योंकि मैंने जो डेफिनेशन दी ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैंने ये बताया कि एक सेट में से नए नए सेट बना दो, नई नई ब्रांच बना दो, तो वो क्या है, सबसेट। और ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर कोई सेट है और उसका एलिमेंट सारे किसी दूसरे सेट में भी मौजूद है, तो वो जो सेट है वो उस गिवन सेट का क्या है, सबसेट। ये सारे किसी को भी ए ले लो, तो ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, बी सबसेट ए या ए सबसेट बी? ए सबसेट बी। ये सब है सबसेट किसका, बी का। आ गई बात समझ में? और अगर मैं यहां पे कोई ऐसे सेट लिख दूं तो ये मैंने सी लिख दिया, क्या ये इसका सबसेट है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे E बिलोंग्स टू C इंप्लाइज E नॉट बिलोंग्स टू B। सही बात है? इसमें E एक ऐसा एलिमेंट है जो C में तो है लेकिन B में नहीं है। ये बनाना, ये लिखना सीखो, अभी सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे, सब एकदम नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सबसेट समझ आगे लिखा है कि अगर ए और बी ऐसे सबसेट हैं जिसमें ए बी का सबसेट है, ए बी में से बना है, और ए और बी इक्वल नहीं है, ये वाला नहीं है, इक्वल वाला नहीं है, तो ए को क्या बोलेंगे कि ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये इक्वल वाली वैल्यू हट जाएगी, तो उसमें ये जो तीनों एलिमेंट वाला सेट है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। और जब इंक्लूडेड नहीं होगा तो ऐसे सबसेट को क्या बोलते हैं, ऐसे सबसेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और वो जो प्रॉपर सबसेट जिसका होता है, जैसे प्रॉपर सबसेट यहां पे ए प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। मैं बता देता हूं ना, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बी में लिखा एक्स और वाई, और ए में मैंने लिख लिया केवल एक्स, ठीक है, ए में एक्स लिख लिया, तो यहां पे ये इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है ना, तो यहां पे ए क्या हो गया, बी का प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और बी क्या हो गया, ए का सुपर सेट। ठीक है, तो सुपर सेट जब मिलेगा ना, वो हमेशा किस केस में मिलेगा, ए नॉट इक्वल टू बी में। ठीक है, समझ गए ये वाली बात? अगला क्या है, यूनिवर्सल सेट। आसान है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे गिवन सेट आ जाएं। अगर एक बॉक्स में बॉल्स रखी हैं, रेड कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, तो वो बॉक्स उन बॉल्स के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। जैसे स्केलीन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ये सब किसकी ब्रांच है, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल क्या हो गया इसके लिए, यूनिवर्सल सेट। जैसे क्वाड्रिलेटरल की ब्रांच होती है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि मान लीजिए मैं एमपी के 5-6 सिटीज के नाम लेता हूं, या 10-20 सिटी लिख देता हूं, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, स्टेट मध्य प्रदेश हमारा स्टेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कुछ दिए गए सेट लाई करते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? हाँ, अगर मैं बोलता हूं कि क्लास 11th
तो उसमें तुम्हारा बॉयज़ 11th क्लास के बॉयज़ और क्लास 11th की गर्ल्स, ऐसे दो सेट हैं, क्लास 11th का बॉयज़, क्लास 11th गर्ल्स। तो उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। अभी समझे? तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। डिनोट किससे करते हैं? यू से। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? बाकी नोट करें और कुछ दिक्कत है तो बताना। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेट का, हेडिंग नंबर 9 है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अगर कोई भी एक गिवन सेट है और उस सेट के सबसेट बना दिए जाएं। सबसेट कैसे बनाते हैं हम लोग? उसमें से एलिमेंट लेके, वन या मोर देन वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो लेना है, या एक भी एलिमेंट नहीं लेना है तो वो एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट होता है। यहाँ पर ये बात सभी स्टूडेंट समझ लें कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों? फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर कोई गिवन सेट है तो अगर उससे एलिमेंट नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक सेट है, और एक एलिमेंट ले रहे हैं तो वो भी सेट है। यानी एलिमेंट को नहीं लेना भी एक सेट होता है, और ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं और रिप्रेजेंट फाई से करते हैं। ये रीज़न है कि चाहे कोई भी सेट दिया हो, उसमें एक ऑप्शन ये हमेशा अवेलेबल रहेगा कि हम उसमें से एक भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं। तो एक भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं तो वो फाई हो जाएगा और वो उसका सबसेट है। मैं बात कर रहा हूँ पावर सेट की। पावर सेट की डेफिनेशन ये है कि कोई गिवन सेट के सबसेट बना लो और वो सारे सबसेट का जो कलेक्शन है, उन सारे सबसेट को जो रिप्रेजेंट करने वाला सेट है, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। पावर सेट is the set of all subset of a given set। जैसे ये एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे ये सेट ए में एलिमेंट क्या है? 1 और 2। अच्छा, इससे अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो क्या बनेंगे? एक तो फाई आएगा हमेशा, और एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, और एक 1 और 2 आ गए। तो ये इसके क्या हो गए? सबसेट। और इसके सबसेट को भी किस में लिखा है? सेट में। तो इसके सबसेट को भी जब हमने सेट में लिखा है तो वो क्या हो गया? पावर सेट। और पावर सेट के अगर नंबर्स निकालना है तो यहाँ पे कितने सेट हैं इसमें? 4। तो ये पावर सेट के 4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, ये समझ में आ गई? और क्लियर करूं? देखो, मान लीजिए एक सेट है, कोई भी एलिमेंट है इसमें ए बी। अब इसके सबसेट बनाए, सबसेट्स बनाओ, फाई ए बी और ए बी। अब मुझे क्या लिखना है? पावर सेट। तो पावर सेट के लिए सेट के अंदर जो इसके सबसेट है फाई ए बी, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट चाहिए तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। तो 1 2 3 4 इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट होता है 2 की पावर n, 2 की पावर m। m क्या है यहाँ पे? m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसको ऐसे समझ लो, इधर से रिवर्स ऐसे समझ लो। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m, और इसमें कितने एलिमेंट है? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये 2 की पावर n से हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। उसका फॉर्मूला है 2 की पावर m। इस फॉर्मूले में ये m क्या है? और
एम किसको डिनोट कर रहा है इस फॉर्मूले में? ठीक है, ये इसमें कुछ नोट है, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हैं एम, तो एन पी ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n। ठीक है, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी सेट। पावर सेट में एटलीस्ट 5 तो आएगा ही, और एटलीस्ट 5 आएगा तो वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता है। तुम एक बात बताओ, एक एम्प्टी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0। अगर पावर सेट निकालें इसके तो फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। क्या फॉर्मूला होगा? 2 की पावर 0 नहीं होगा, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। आगे समझ में? 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो यही रीजन है यहां पे क्या लिखा है, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर, उसमें एक ना एक एलिमेंट होगा। ठीक है, और ये भी ए एम्प्टी सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 1, ये मैंने दिखाई दिया। ए 5 है ना, ए 5 है तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला 2 की पावर 0 से क्या हो गया? 1। ठीक है, हेडिंग नंबर 4, वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम्स क्या होते हैं सेट के लिए? तो वेन डायग्राम में दो चीज़ों को यूज किया जाता है, एक रेक्टेंगल और दूसरा सर्कल। जब हम लोग किसी सेट के रिलेशन को, सेट के ऑपरेशन को एक रेक्टेंगल जिसको हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, उसके अंदर हम लोग सर्किल को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डायग्राम बनता है दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। जो मैंने बोला है वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ लो पहले, कि जो मोस्ट ऑफ द रिलेशन हैं वो सेट के रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से। जब भी किसी सेट के रिलेशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, सेट के ऑपरेशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो वो जो डायग्राम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। दूसरा मैंने जो बोली थी कि वेन डायग्राम क्या होते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल को यूज करते हैं और उनको यूज करके जो सेट में कोई भी रिलेशन है, कोई भी सेट के फॉर्म में ऑपरेशन है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सल सेट इसमें लिया जाता है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर 1 सेट दिया है तो वो सर्कल से सेट ए ले लेते हैं और ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है यू। ऐसे ही 2 सेट के फॉर्म में भी ले लेते हैं इसको, इसको भी वेन डायग्राम बोलेंगे। 2 सेट के फॉर्म में, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 वेन डायग्राम बना दिए हैं। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इस तरह के जो डायग्राम है दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये चीज समझ गए। आगे नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट के कुछ टाइप हैं, जैसे सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट कैसे किया जाता है? अगर आपको कभी भी 2 या मोर देन 2 सेट दिए जाएं और तुमसे कह दें कि यूनियन निकालो, तो पहली चीज तो जो यूनियन का सिंबल है वो यू होता है, ये वाला, ये सिंबल यूज होता है। कभी भी 2 सेट का यूनियन लेना है तो ये वाला सिंबल हम लोग लगाएंगे उनके बीच में। इसको फाइंड करने का मेथड ये होता है कि मान लीजिए सेट ए और बी दिए, तो सेट ए के पूरे एलिमेंट आने चाहिए और सेट बी के भी पूरे एलिमेंट आने चाहिए, और सेट में रिपीट एलिमेंट कभी लिखते नहीं है, तो जो रिपीट होगा वो एक बार आना चाहिए। मतलब सेट ए के एलिमेंट को भी कंटेन करता हो, सेट बी के एलिमेंट को भी कंटेन करता हो, और रिपीट वाले एलिमेंट 1 टाइम आए। इस तरह से जो नया सेट बनता है दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेट ए लिखा हुआ है जिसमें वॉवेल है
AEIOU। एक और सेट लिखा हुआ है B जिसमें वॉवेल्स हैं A, I और U। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं तो यूनियन में A के एलिमेंट भी आएंगे, आ गए AEIOU, और इसमें B के भी एलिमेंट होना चाहिए AIU। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें A के एलिमेंट भी आ रहे हैं और B के भी आ रहे हैं? तो यहां पर ये क्या हो गया इसका A यूनियन B, और ये A यूनियन B किसके इक्वल आया है? A के इक्वल आया है। एक और एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में जैसे मैंने सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया, अब अगर आपको इन दोनों सेट का यूनियन करना है तो देखिए ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल, सेट ए के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4। अब जो आ चुका है वो नहीं लिखना है फिर से, ये रूल नहीं है कि 3 दो बार लिख दें, ऐसा रूल नहीं है सेट का। तो 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, कौन नहीं हुआ है? 5, कौन नहीं हुआ? 6, और कौन नहीं हुआ? 6। तो इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। अब मुझे आप बताइए ए यूनियन बी में ए के पूरे एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं, और बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं? तो ये वाली इक्वेशन को समझ लो, ए यूनियन बी इक्वल टू अ सेट एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये है कि ये जो A यूनियन B है ये एक ऐसा सेट है जिसमें या तो A के एलिमेंट है या फिर B के। देखो A के आ रहे हैं या फिर B के भी आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? A यूनियन B। समझ आया A यूनियन B फाइंड करना? अब इसको वेन डायग्राम से भी समझ लो। वेन डायग्राम में मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं, एक मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया और इसमें 2 सेट ले लिए, अब ये 2 सेट है इसमें A एंड B, और ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है। तो सेट A के एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4। ये क्या है? बी में भी है ना, तो कॉमन वाले पार्ट में लिखे हैं ये 3 एंड 4 दोनों में आ रहे हैं ना, तो वो दोनों में कॉमन एरिया में दिखाने पड़ेंगे, और जो दोनों में नहीं है वो अलग दिखाने पड़ेंगे 5 और 6। अब ये सेट ए में देख लो सर्कल में 1 2 3 4 है या नहीं है? सेट बी के सर्कल में देख लो 3 4 5 6 है? तो अब इसमें ए यूनियन बी कौन सा हुआ? अगर मैं ए यूनियन बी दिखाना चाहूं तो क्या मुझे ये शेड करना होगा इस तरह से? ये पूरा जो एरिया है वो ए यूनियन बी नहीं है क्या, जो येलो कलर में है? क्यों? इसमें ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं और बी के भी हैं और कॉमन भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये ए यूनियन बी है कि नहीं है? है। तो ये क्या हो गया इसका? ए यूनियन बी क्या हो गया इसका? वेन डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का डायग्राम भी इसमें लिया हुआ है, नहीं तो मैं भी बना दूंगा अभी एक और। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? इंटरसेक्शन का पहले सिंबल देख लो। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है? ये रिवर्स यू, ठीक है, रिवर्स यू इंटरसेक्शन का सिंबल है। और फाइंड करना है अगर कभी 2 सेट का इंटरसेक्शन, तो इसका रूल बड़ा सिंपल है। जैसे एक सेट ए है
और एक सेट बी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। तो सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट बता सकते हो कौन कौन से? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 और 7। तो ये 2, 3, 5, 7 क्या हो गया इसका? ए इंटरसेक्शन बी। आया समझ में? ए यूनियन बी में क्या लेते हैं? ए के बी लेते हैं और बी के बी, और ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन है वो लेते हैं। इसका डायग्राम अगर देखना है, ये वैसे समझ में आ रहा होगा। इसमें देखो ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल से, उसके अंदर सेट है सर्कल से और सेट बी सर्कल से। अब ये जो शेडेड पार्ट है ये सेट ए और बी में कॉमन पार्ट है कि नहीं? तो ये कॉमन पार्ट ही क्या हो गया इसका? ए इंटरसेक्शन बी। इसमें यूनियन लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन कर देते हैं इसको, इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर। ये जितना भी शेडेड पार्ट है ये क्या है? ये पूरा पार्ट क्या है इसका? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब तो बना लोगे डायग्राम। पढ़ने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं पहले इसको समझ लें, इसके बाद अगली एडिंग डिफरेंस की बात करेंगे। तो डिसजॉइंट सेट बिल्कुल आसान, जैसा कि नाम है कि अगर कोई भी 2 सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं है, ऐसे 2 सेट या मोर देन 2 सेट जिनमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है। तो कोई भी 2 सेट डिसजॉइंट सेट तब होंगे, 2 सेट डिसजॉइंट सेट होंगे अगर उनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर इसको डायग्राम से समझना चाहते हैं तो देखो इससे भी मैं बता देता हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ये हमने वेन डायग्राम एक बना लिया, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो वेन डायग्राम है इसमें ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ये सेट ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। नो वैल्यू इज कॉमन बिटवीन दीज 2 सेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे सेट को दोनों को डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखना चाहें डेफिनेशन के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से, तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखें सेट ए में एलिमेंट कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। सेट बी में एलिमेंट 1, 3, 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन तो नहीं है इनमें, तभी तो दोनों अलग अलग बने हैं। कॉमन होता तो कुछ ऐसे बनते कट करते हुए। तो ऐसे सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, जिनका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई। ए इंटरसेक्शन बी फाई मतलब एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट इज कॉमन। सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली हेडिंग पर आ जाइए, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब है कोई भी 2 सेट ए एंड बी हैं, अगर उनका डिफरेंस लेना है तो इसका मतलब है ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। इन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। ये अलजेब्रा नहीं है कि ए माइनस बी में माइनस कॉमन ले लो तो बी माइनस ए हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग सेंस है, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये सेट ए और ये सेट बी, तो ए माइनस बी का मीन्स होता है ओनली सेट ए, इसमें बी का पार्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये पार्ट, ये वाला जो है ना इंटरसेक्शन वाला, ये किसका पार्ट है? ये बी में आ रहा है कि नहीं?
तो बी को छोड़कर जो ए का रिमेनिंग पार्ट है उस पार्ट को ही क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। ऐसे ए माइनस बी को मैं ये लिख सकता हूं, देखना, अगर ए माइनस बी सेट की वैल्यू चाहिए तो सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर दो। ये पूरा सर्कल किसका है, ए का, और ये वाला पार्ट किसका है, ये जो यहाँ पे ये क्या है, ये पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी गया तो क्या बचा, ए माइनस बी। ऐसे यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट क्या है, बी माइनस है, और ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन बी है, नहीं है। तो इसमें अगर हमको बी माइनस से फाइंड करना है तो बी माइनस से कैसे आएगा, बताओ ना। ये बी में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन इन ए एंड बी, और बी इंटरसेक्शन ए मीन्स कॉमन इन बी एंड ए। तो कॉमन ए और बी में कह लो या बी और ए में कह लो, बात तो एक ही है। तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन एक ही चीज है। ए माइनस बी के लिए ए में से इंटरसेक्शन बी हटा दो, और बी माइनस बी ए के लिए बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो भी देख लो, कैसे लिखेंगे। ए माइनस बी में एक एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट एक्स इस तरह से होता है कि वो सेट ए में तो आता है लेकिन वो बी में नहीं आता है, समझे या नहीं समझे। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लूंगा इसमें शेडेड पार्ट में तो वो ए में आएगी क्या, वो बी में आएगी। और अगर यहाँ ए इंटरसेक्शन बी पे लूंगा तो दोनों में आएगी। तो ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए, और बी माइनस ए मीन्स ओनली बी एक्सेप्ट ए। तो अगर मुझे ऐसे ही बी माइनस ए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x such that x belongs to A या B, x belongs to B and x not belongs to A, ठीक है। तो पहले ये डिसजॉइंट सेट, फिर उसका ये एग्जाम्पल। फिर ये डिफरेंस ऑफ सेट और उसके बारे में, क्लियर है। सेट देखिए, हेडिंग नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। जैसे मैं यहां पे बनाता हूं, आप इस डायग्राम को छोड़ो, मैं जो बना रहा हूं उसको देखो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डायग्राम से समझा दूं, पहले उसकी डेफिनेशन सुन लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जस्ट किसी सेट की जो कंडीशन है उसके अपोजिट कंडीशन वाला सेट। एक गिवन सेट के अपोजिट कंडीशंस को लेकर जो न्यू सेट का फॉर्मेशन होता है, जस्ट अपोजिट वैल्यूज को लेकर जो न्यू सेट बनता है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बोलता हूं कि सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेट ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 11th, ठीक है, जस्ट अपोजिट। लेकिन इस अपोजिट के लिए एक चीज और जरूरी है और वो है यूनिवर्सल सेट। आप किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से ही निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट से कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट में बोला ऑल नेचुरल नंबर्स, तो सेट ए मैंने बोला इवन नेचुरल नंबर, तो जो कॉम्प्लीमेंट आया ना वो यूनिवर्सल में से
सेट को यानी सारे नेचुरल नंबर में से इवन वाले को हटा के क्या मिला, ऑड। ऐसे देखो, जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, क्या लिखा है इसमें, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, इनफाइनाइट। और एक सेट ए लिखा, इवन नंबर। तो अब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ना, उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमेशा आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ये यूनिवर्सल सेट में से अगर ये वाले हटा दें तो यहां पे क्या आएगा, 1 2 हट गया, 3 4 हट गया, 5 6 हट जाएगा तो 7, कहां तक, इनफिनिटी। अब समझ में आया क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के वैल्यूज को क्या करो, हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो जो बचेंगे उनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। अब मैं इसको वेन डायग्राम से भी समझा दूं, तो वेन डायग्राम से समझ लो। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। अब यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा है, 1, सेट ए में 2 4 6 8, यूनिवर्सल सेट में 1 2 तो हो ही गया, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9, ऐसे इन्फिनिटी तक आई। तो ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक। और इसके अंदर कौन है, सेट ए। तो सेट ए को छोड़कर ये जो मैं पार्ट शेड कर रहा हूं, ये वाला, ये क्या है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नहीं है, बताओ, देखो, चेक करो, समझो। कोई चीज नहीं आ रही तो बताओ। ये जो मैंने शेडेड पार्ट किया है यही तो कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पूरा क्या था, यूनिवर्सल, उसमें से क्या हटा दिया, ए, तो बचा वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे तुमने रेक्टेंगुलर एक शीट ले ली और उसमें से बीच में सेट ए बना के और उसका पार्ट कट करके और निकाल दिया उस सर्कल को निकाल के जो रेक्टेंगुलर शीट बचेगी वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश भी बोलते हैं। अब समझ में आया, सबको आ गया समझ में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला लिखा है, ये एग्जाम्पल लिखा है और ये लिखा है एग्जाम्पल का वेन डायग्राम भी बना हुआ है। और यहां पर ये भी समझ लो कि जैसे कोई भी सेट ए है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तो ए डैश में ये एलिमेंट एक्स इस तरह से होगा कि वो यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखा है, एक्स यू को बिलोंग करेगा लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा। आप देख सकते हो इसमें जो वैल्यू है वो यू में तो आ रही है लेकिन ये वैल्यू सेट ए में नहीं आ रही है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट इसको लेके क्लियर है तो तुम ये रिलेशन बना सकते हो कि नहीं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होंगे डायग्राम वगैरह तो बना लोगे, ठीक है, समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो समझ लें।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सेट ए आएगा। ए आएगा कैसे? जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने बोला ना कि रेक्टेंगुलर शीट ले ली, उसमें से सर्कल अलग कर दिया, तो वो जो बचा वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और अगर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करें अपोजिट, तो वो जो पार्ट अलग किया है वो आ जाएगा। जो पार्ट अलग किया उन दोनों को मिला के ही तो पूरा हो रहा है। तो यूनिवर्सल सेट में जैसे ये जो येलो पार्ट है, येलो शेड है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसका मैं फिर से अपोजिट लेना चाहूं, यानी वो एरिया लेना चाहूं जिसमें येलो लाइंस नहीं है, तो वो कौन है? डबल कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं ना मैं। ये येलो वाला कौन है? ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर मुझे उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो जगह होती है जहां पे गिवन सेट नहीं होना चाहिए। तो येलो वाली लाइन नहीं है जिसमें वो कौन है? ए। आया समझ में? दूसरा, अगर कोई भी सेट ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से करें तो क्या होगा बताओ? ये है ए और येलो वाला, येलो वाला कौन है? ये ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखूं तो कोई आएगी क्या? क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन है वो क्या होता है? फाई, एम्प्टी सेट। और इसी में एक और है एंड करके, इंटरसेक्शन के साथ अगर मैं यूनियन लूं तो फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बताओ क्या आएगा? इसका और इसका कंबाइंड करूं तो यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा। नहीं समझे? यूनियन का मतलब क्या होता है? ए को भी लेना है और ए कॉम्प्लीमेंट को भी लेना है। तो ए को लेना है सर्कल, ए कॉम्प्लीमेंट को लेना है येलो पार्ट। तो सर्कल और येलो लाइन मिला के क्या बन रही है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का रूल दूसरा। तीसरा है तीसरा डी मॉर्गन्स लॉ है। अब इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। डी मॉर्गन्स लॉ ये कॉम्प्लीमेंट के लिए ही होता है। कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का लॉ है, ये बहुत काम आएगा। क्या लॉ होता है? फर्स्ट, अरे रोमन नंबर तो चल रहे हैं ना, तो मैं इसको कर देता हूं ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और बी वाला देखो, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ये डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या सीख रहे हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा और यूनियन का इंटरसेक्शन। इनके वेन डायग्राम एक्सरसाइज में आने वाले हैं, तो ये लॉ वहां पे भी समझाऊंगा। अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अभी ये बता रहा हूँ कि आप इन दोनों लॉ को याद कर लो कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई मेन। सबसे फर्स्ट लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है? किसी भी सेट का सेल्फ उसी से अगर यूनियन करें तो वो सेट ए आ जाता है। ए का ए से यूनियन ए आएगा। दिमाग लगाओ, एक सेट ए है, उसमें लिखा है 1 2, और फिर से सेट ए लिखो और 1 2,
और दोनों का यूनियन लो तो क्या आएगा 1 2। और सेट ए का ए से इंटरसेक्शन ले तो क्यों ए में 1 2, दूसरे ए में भी वही 1 2, और दोनों का कॉमन देखें तो 1 2, तो ए इंटरसेक्शन ए भी ए आएगा। आइडेंटिटी लो, किसी भी सेट का फाई से इंटरसेक्शन करवाओ, कराओ। इन दोनों में क्या कॉमन है फाई, कोई कॉमन ही नहीं है फाई, तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा ए आएगा। सॉरी, इसमें और इसमें अगर कॉमन कराएंगे तो क्या वैल्यू कॉमन है, तो यहां पे फाई आएगा। ये कोई कॉमन मिल रही है क्या, तो इसको सही कर लो। ठीक है, कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। और ए इंटरसेक्शन यूनियन, यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन, तो यूनियन यूनिवर्सल सेट कोई ले लो ना इसका, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर ही लेंगे तभी तो उसमें आएगा ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओ, ए इंटरसेक्शन यू कराओ, बताओ क्या आएगा दोनों में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन यू क्या आया ए ही आया है। समझ गए, ये बिल्कुल सिंपल है। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए का यूनियन बी से या बी का यूनियन ए से, एक ही बात है। ए का इंटरसेक्शन बी से या बी का इंटरसेक्शन ए से, एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट खुल जाता है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन यही रहा और ये ब्रैकेट इधर ट्रांसफर होके किस पे आ गया बी इंटरसेक्शन सी, क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, गलत लिखा हुआ ब्रैकेट आएगा ऐसे होगा। अब देखो इसको, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन और फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन बी से, ए का इंटरसेक्शन सी से, ये डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और डी मॉर्गन्स लॉ तो अभी समझ ही लिया था, तो ये कुछ लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट है, इनको लिख लें। some other important law of sets। देखिए फर्स्ट ये है, इफ ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए है, देन ए इक्वल टू बी हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, if A subset of B, then A intersection B equal to, अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A होगा एंड A यूनियन B इक्वल टू B होगा। अगर B सबसेट ऑफ A है B सबसेट ऑफ A है तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B होगा और A यूनियन B इक्वल टू A आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी,
जैसे ए यूनियन बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन के लिए और आएगा और इंटरसेक्शन के लिए एंड आएगा। ये 4 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा में जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग